हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केएमपी स्टडीज। इंडियन पार्लियामेंट या भारत के संसद से रिलेटेड दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 2 को लेकर आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं। पिछले वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 यानी कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारे डिस्कशंस की, जहां पर हमें मिला कि पार्ट 5 में डिफरेंट चैप्टर्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सीएजी। और इन्हीं में से हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमें मिला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 79 वाज टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। कौन कौन होता है वहां पर? प्रेसिडेंट, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। देन हमें मिला आर्टिकल 80 वाज टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। वहां पर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। उसके बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है कि उसका कंपोजिशन क्या होगा। देन आर्टिकल 82 वाज टॉकिंग अबाउट द रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि हर सेंसस के बाद टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट करना है। तो पार्लियामेंट क्या करता है? हर सेंसस के बाद एक कमीशन बनाता है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आर्टिकल 83 वाज टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, दैट लोकसभा जिसका ड्यूरेशन हुआ करता था, नॉर्मल टेन्योर हुआ करता था 5 साल, और राज्यसभा जो कि एक परमानेंट बॉडी हुआ करता था। ये सारे चीज हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक दिया गया है, प्लीज आप वहां जाकर पिछले वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड और कई सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिल के काम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। अगर हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को देखें तो हमें मिलेगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो एग्जीक्यूटिव हेड पाए जाते हैं, एक नॉमिनल हेड यानी कि प्रेसिडेंट और एक रियल हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और भी फीचर को देखें तो हम लोगों को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, यानी कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलेगा वो रूल करेगा, यानी कि वो सरकार बनाएगा। तो ये सारे लोग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव। और ये क्या है? लोकसभा और राज्यसभा क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करते हैं, समझते हैं। देखिए, इंडिया में सॉवरेन कौन है? सॉवरेन का मेरा मतलब है कि इंडिया में इंडिपेंडेंटली डिसीजन कौन ले पाता है? पीपल ऑफ इंडिया यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। कब लेते हैं ये लोग अपना डिसीजन? जब ये लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना हो पार्लियामेंट में। 5 साल में एक बार मौका मिलता है और 5 साल में ये लोग इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेते हैं और अपना पावर किसी को दे देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं थ्रू वोटिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट का लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में भी वो लोग अपना पावर देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का लोअर हाउस यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा, यहाँ पर भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये लोग पावर देते हैं। यही विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। अभी लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, और ये लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी है, और ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ऑल्सो। यही तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड भी है, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है प्राइम मिनिस्टर, एंड लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भी तो है वो प्राइम मिनिस्टर। तो यही तो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर काम कर रहा होता है। चलिए देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। पार्लियामेंट का मेंबर्स का क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 में बताया गया है, जहां पर बताया गया है कि पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। देन ही और सी मस्ट स्वेयर एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का शपथ लेना पड़ेगा। देन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 30 ईयर, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 25 ईयर। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये दो चीज याद रखनी है।
और कहा गया है कि ही और सी मस्ट बी ए रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, कि कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के अंदर उनका इलेक्टोरल रोल्स पर नाम होना जरूरी है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 84 में बताया गया है। यहाँ पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स भी बताए गए हैं, जैसे कि इफ़ ए पर्सन होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर वो कोई सरकारी काम कर रहा है, सरकार का काम कर रहा है और उससे पैसा ले रहा है, तो उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार से पैसा ले रहा है काम करके, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर इफ़ ही इज़ अनसाउंड ऑफ माइंड, अगर उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है तो ही मे बी डिस्क्वालीफाइड। इफ़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर भारत का नागरिक नहीं है या फिर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, देन ही मे बी डिस्क्वालीफाइड। एंड डिस्क्वालीफाइड बाय सम लॉ ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बना के दिया है डिस्क्वालिफिकेशन का तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। कुछ डिफेक्शन के ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग लड़ रहे थे वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिया तो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्टिव, पार्टी के डायरेक्टिव के अगेंस्ट में अगर वोट किया गया, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया तो भी डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर पार्टी ज्वाइन कर रहा है आफ्टर 6 मंथ तो भी डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़ तो बता दिया गया है, और बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता रहा है कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है एक, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल लॉ बनाया है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन, जो जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो बनाया गया था, जहाँ पर और भी कई सारे ग्राउंड मेंशन किया गया है, जैसे सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस, देन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2+ ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा अगर कोई इम्प्रिजनमेंट है हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फेलिंग टू फाइल इलेक्शन एक्सपेंसेस रिपोर्ट, इलेक्शन में जो खर्चा हुआ उसका रिपोर्ट अगर सबमिट करने में फेल हो गए देन ही मे बी डिस्क्वालीफाइड। इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कंट्रैक्ट, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है और गवर्नमेंट कंट्रैक्ट पर अगर इंटरेस्ट रखता है देन ही मे बी डिस्क्वालीफाइड। डिसमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, करप्शन के कारण अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया हो तो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर प्रोमोटिंग एमनिटी बिटवीन द ग्रुप्स, ब्राइबरी या सोशल क्राइम, अगर कोई सोशल क्राइम को प्रमोट कर रहा है, ब्राइबरी को प्रमोट कर रहा है, देन ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बी डिस्क्वालीफाइड। और ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड मेंशन किया गया है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सीट वैकेंट कैसे हो सकता है, इसके लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे डबल मेंबरशिप के केस में कोई पार्लियामेंट का मेंबर था और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में लड़ा, तो अगर यहाँ जीत गया तो दोनों जगह का मेंबर तो नहीं हो सकता है, एक जगह छोड़ना पड़ेगा उनको। अगर ये जगह छोड़ दिया तो सीट वैकेंट हो जाएगा। या फिर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किए बिना 60 दिन तक पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं किया, अगर उनका इलेक्शन वॉइड बोल के डिक्लेयर किया गया, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए या अगर वो गवर्नर बन गए, अलग अलग रीजन से पार्लियामेंट का जो मेंबर का जो सीट है वो वैकेंट हो सकता है। अगर सीट वैकेंट हो गया तो क्या प्रक्रिया है, बाई इलेक्शन बोल के कुछ होता है जिससे पार्लियामेंट का जो ये सीट है इसको फिर से रिफिल किया जाता है। ये जो लोकसभा के 543 या फिर राज्यसभा के 245 पीपल है, ये सारे लोगों को अपनी अपनी सीट लेने से पहले ये लोगों को शपथ लेना होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 99 बात करता है ऑथ और एफर्मेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जहां पर बताया गया है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मस्ट टेक एन ऑथ और एफर्मेशन बिफोर टेकिंग देयर सीट। सारे लोगों को अपना सीट लेने से पहले प्रेसिडेंट के सामने या फिर प्रेसिडेंट जिसको बोले, जिसको अपॉइंट करे, उनके सामने सबको शपथ लेना है। क्या शपथ लेते हैं ये लोग? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफेंड द इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू फेथफुली फुलफिल देयर पार्लियामेंट्री ड्यूटी, कि वो लोग अपना अपना पार्लियामेंट्री ड्यूटी फेथफुली करेंगे। ये सारा शपथ लेके ही वो लोग अपना सीट ले सकते हैं। अगर नहीं लिया शपथ तो क्या होगा? कंसेक्वेंसेस ऑफ नॉट टेकिंग द ऑथ, वो लोग कोई भी हाउस के प्रोसीडिंग में वोटिंग नहीं कर सकते, कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन द हाउस ऑफ प्रोसीडिंग। दे विल बी इनएलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, पार्लियामेंट के मेंबर को जो प्रिविलेज मिलता है वो नहीं मिलने वाला। और
पेनल्टी लगेगा वो लोगों को पर डे का 500। अगर शपथ नहीं लिया वो लोगों ने तो हर दिन का 500 रुपये करके वो लोगों को फाइन देना होता है। सो दीज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट टेकिंग द ऑथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये जो इतने सारे लोग लोकसभा राज्यसभा में जाके काम करते हैं, काम करने का कुछ पैसा तो मिलता होगा ये लोगों को। हाँ मिलता है पैसा। अभी कितना मिलेगा पैसा वो कौन बता सकता है? पार्लियामेंट खुद बता सकता है बाय मेकिंग लॉ। उसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने लॉ बना कर बताया है कि द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, कि उन लोगों को कितना सैलरी, क्या क्या अलाउंसेस या फिर क्या पेंशन मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा, जो कि 2018 में अमेंड किया गया है। पहले थोड़ा कम था। जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का पहले सैलरी लगभग बेसिक पे लगभग 50,000 के आसपास था। 2018 में इंक्रीज करके लगभग 1 लाख मिलता है अभी उन लोगों को बेसिक पे। बेसिक पे के अलावा अलग अलग अलाउंसेस जैसे कि कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस टू सपोर्ट द वर्क इन देयर कंस्टिट्यूएंसीज, पहले 45,000 के आसपास था, 2018 में इंक्रीज करके अभी 70,000 के आसपास मिलता है। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंसेस, जो ऑफिस में जो भी खर्चा होता है उसके लिए, पहले लगभग 45,000 के आसपास था, अभी लगभग 60,000 मिलता है वो लोगों को डेली का। देन डेली अलाउंसेस, वो लोगों को जो डेली अलाउंसेस करना है, डेली जो खर्चा होता है पार्लियामेंट में आने का, उसका अभी फिलहाल 2,000 रुपया मिलता है हर दिन का। अब पहले लगभग 1,000 के आसपास था, 2018 में सब कुछ इंक्रीज किया गया है। अभी अलाउंसेस के अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स जैसे कि ट्रेवल फैसिलिटीज़, फ्री एकोमोडेशन, टेलीफोन फैसिलिटीज़, व्हीकल एडवांस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ भी सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिल जाता है। अभी ये पैसा जो इनको मिलता है, कहाँ से दिया जाता है इन लोगों को पैसा, क्या फंड से मिलता है, कौन सी फंड से दिया जाता है? तो अगर हम लोग भारत सरकार को देखें तो उसके पास 3 अलग अलग फंड है, जो कि हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटिजेंसी फंड और तीसरा है एक पब्लिक अकाउंट। तो ये तीनों फंड में से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये सारे लोगों का सैलरी निकाला जाता है और पार्लियामेंट खुद डिटरमाइन करता है कि किसको कितना मिलेगा। तो these all salaries, allowances या pensions are charged on the consolidated fund of India, and this salaries allowances are not subject to annual vote, कि हर साल वोटिंग करके उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। 1954 में एक बार डिटरमाइन किया गया था, जो कि लगभग थोड़ा कम हो गया, इन्फ्लेशन वगैरह तो सब कुछ चीज़ों की दाम बढ़ गई, तो 2018 में फिर से इसको अमेंड करके इन लोगों का सैलरी इंक्रीज किया गया। जैसे मान लीजिए कि कहीं मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करना हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट को चुना जाता है ताकि उस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में शिष्टाचार बने रहे। ठीक उसी तरह लोकसभा राज्यसभा में इतने सारे लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि राज्यसभा लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा या क्या कहा जाता है उनको। आर्टिकल 89 बताता है कि राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको कहा जाता है चेयरमैन, और लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको कहा जाता है स्पीकर। अगर स्पीकर अपना ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाए तो और एक डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है यहाँ पर, या फिर राज्यसभा में भी डिप्टी चेयरमैन में भी चुना जाता है। चलिए बात करते हैं लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 बोल रहा है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को कैसे चुना जाता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ। लोकसभा के जो 543 लोग हैं वही लोग स्पीकर को चुनते हैं। इनका टेन्यूर कितना होता है, कितना साल के लिए चुना जाता है इनको? लोकसभा का टेन्यूर जितना है यानी कि 5 साल, स्पीकर का नॉर्मल टेन्यूर भी 5 साल ही है। उससे पहले भी इनका टेन्यूर खत्म हो सकता है इफ़ दे सीजेस टू बी मेंबर, या फिर इफ़ दे रिजाइन, अगर वो लोगों ने रिजाइन कर दिया, या फिर इफ़ दे आर रिमूव्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ वोट, या फिर उनको अगर स्पीकर के पोस्ट से हटाया गया 5 साल से पहले, तो 5 साल से पहले भी उनका टेन्यूर खत्म हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टेन्यूर रहता है 5 साल ही। ये जो स्पीकर है इनका क्या काम होगा, क्या रोल पावर या फंक्शन करते होंगे स्पीकर? स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा एंड ही इज द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस। तो उनको ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करना है ड्यूरिंग द सेशन। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट। अगर हाउस में मिनिमम अटेंडेंस ना हो तो हाउस को सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना, एडजॉर्न कर सकते हैं हाउस को वो। ही हैज़ द पावर ऑफ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट यानी कि कोई भी बिल पर अगर वोटिंग हो रहा हो और वहाँ पर अगर टाई हो, यानी कि 50 लोग हाँ कह रहे हैं, 50 लोग ना कह रहे हैं, तो वहाँ पर स्पीकर वोट कर सकता है, और स्पीकर के इस वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। तो यूजुअली स्पीकर और चेयरमैन के पास दोनों के पास सेम सेम पावर या फंक्शन रहता है, लेकिन स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर है जो कि चेयरमैन के पास नहीं रहता है। क्या है वो?
टू डिसाइड ए बिल एज ए मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं फाइनल से स्पीकर ही दे पाते हैं। और दूसरा स्पेशल पावर है कि अगर जॉइंट सिटिंग हो रहा हो, दोनों हाउस को साथ में बैठ के वोटिंग करने के लिए कहा जा रहा हो, तो स्पीकर प्रिसाइड ओवर करते हैं। यूजुअली हमें पता है कि दोनों हाउस का अपना अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का स्पीकर एंड राज्यसभा का चेयरमैन। लेकिन अगर दोनों हाउस को साथ में बैठ के वोटिंग करने के लिए कहा जा रहा हो तो उस समय स्पीकर प्रिसाइड ओवर करते हैं। ये स्पेशल पावर है स्पीकर के पास जो कि चेयरमैन के पास नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाता है। फिर अंतिम में पार्लियामेंट्री लिंक या फिर ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसका वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी है स्पीकर। जिस तरह लोकसभा के सारे मेंबर मिलकर चुनते हैं स्पीकर को, ठीक उसी तरह लोकसभा के सारे मेंबर मिलकर चुनते हैं डेप्यूटी स्पीकर को भी। डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर इटसेल्फ। कितना समय के लिए चुना जाता है, टर्म कितना होता है इनका, तो इनका टर्म भी लोकसभा का जितना लाइफ है यानी कि 5 साल, 5 साल ही होता है। 5 साल से पहले भी वैकेंट हो सकता है क्या? यस, अगर इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर मेंबर नहीं रहा तो डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहेगा। अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, अगर उनको रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर के हाथ में देना है, डेप्यूटी स्पीकर को। अगर उनको हटाया गया तो भी 5 साल से पहले खाली हो सकता है, लेकिन नॉर्मल टेन्योर उनका है 5 साल। तो क्या काम है इनका? आर्टिकल 95 कहता है कि अगर स्पीकर अपना ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है या फिर अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर को स्पीकर के जैसे काम करना है, ये कहता है आर्टिकल 95। इन लोगों को सैलरी या अलाउंसेस कितना मिलेगा कौन बताएगा? पार्लियामेंट फिक्स करेगा। तो पार्लियामेंट जब पैसा निकालता है तो कहाँ से निकालता है पैसा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। इनके सैलरी या अलाउंसेस के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 97 में। अब बात करते हैं राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरमैन के बारे में। तो कौन होता है चेयरमैन राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो यूजुअली वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? उनका काम है कि जब प्रेसिडेंट अपना ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पा रहे हो तो प्रेसिडेंट के जैसे काम करना। लेकिन भारत का वाइस प्रेसिडेंट का दूसरा भी काम है कि ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इनका टेन्योर कितना होगा, टर्म कितना होगा? जितना वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है उतना ही चेयरमैन का टर्म है। हाउ कैन ही बी रिमूव्ड? उनको कैसे हटाया जा सकता है? अगर उनको वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से हटाया गया तो ही एज ए चेयरमैन में हटाया जा सकता है। काम क्या होगा इनका, पावर या फंक्शन? मैंने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है दोनों का काम सेम है लगभग। बस स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर था, जैसे कि टू डिसाइड ए बिल एज ए मनी बिल, प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग। ये स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है, चेयरमैन के पास नहीं है। तो कोई बिल को मनी बिल डिसाइड करना ये स्पीकर कर सकते हैं, चेयरमैन नहीं। और जब जॉइंट सीटिंग दोनों हाउस को साथ में बैठने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर स्पीकर प्रिसाइड ओवर करते हैं। ये दो स्पेशल पावर स्पीकर के पास है, चेयरमैन के पास नहीं है। नहीं तो दोनों का पावर या फंक्शन सेम है, जैसे कि हाउस का ऑर्डर मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना, लीडर ऑफ द हाउस, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस, सब कुछ दोनों का सेम है। अभी इनके पास वोटिंग राइट भी है कि वो वोटिंग भी कर सकते हैं, बट नॉट इनिशियली, पहले ही नहीं। जब कोई भी बिल पर अगर टाई हो कि 50 लोग हाँ कह रहे हैं 50 लोग ना कह रहे हैं तो वो वोटिंग कर सकते हैं। और इस वोटिंग राइट्स को कहा जाता है कास्टिंग वोट, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इन लोगों का सैलरी अलावेंसेस कौन डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है, जो कि आर्टिकल 97 बात कर रहा होता है सैलरी अलावेंसेस के बारे में। चेयरमैन के बाद डेप्यूटी चेयरमैन। कौन चुनता है डेप्यूटी चेयरमैन को? राज्यसभा के सारे मेंबर मिल के चुनते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को। जैसे लोकसभा के सारे मेंबर मिल के चुनते थे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक उसी तरह राज्यसभा के सारे मेंबर मिल के चुनते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को। इनका टर्म कितना होता है? तो राज्यसभा के मेंबर का टर्म जितना होगा उनका भी डेप्यूटी चेयरमैन का टर्म भी उतना ही होता है, यूजुअली 6 ईयर्स। 6 साल से पहले भी इनका सीट वैकेंट हो सकता है अगर वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, या फिर अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, या फिर उनको निकाला गया, तो वो 6 साल से पहले भी वैकेंट हो सकता है इनका सीट। लेकिन नॉर्मल टेन्यूर होता है 6 साल। क्या ड्यूटी, क्या पावर है इनका? यूजुअली चेयरमैन अपना काम करते हैं, लेकिन चेयरमैन अगर अपना ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो डिप्टी चेयरमैन को चेयरमैन के जैसे काम करना है। जब डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन के जैसे काम कर रहे होते हैं तो चेयरमैन के पास जो भी पावर होगा सारा पावर इनको मिल जाता है। वोटिंग भी कर सकते हैं इन केस ऑफ टाई, जैसे चेयरमैन कर पाते थे। इनको सैलरी या अलाउंसेस क्या मिलेगी तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कितना मिलेगा इनको सैलरी अलाउंसेस, जो कि आर्टिकल 97 बात कर रहा होता है।
पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस का अपना अपना सेक्रेटेरिएट या सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ रहता है, जिसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 98 में कहा गया है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, हैज इट्स ओन सेक्रेटरियल स्टाफ, जिनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सर्विस कंडीशन क्या रहेगा, वो सारी चीज़ पार्लियामेंट खुद बताएगा। लीडरशिप यानी कि दोनों हाउसेस में जो सेक्रेटरीट हेड है उनको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल, और ये सेक्रेटरी जनरल को दोनों हाउसेस में अपने अपने हाउसेस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपॉइंट करके रखते हैं। आज के इस सेशन में इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड कई सारे डिस्कशंस हम लोगों ने की। तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद क्या कुछ कितना कुछ समझ में आया, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।